नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आप सभी का टारगेट ऑन परिवार में स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से आपकी श्रृंखला चल रही थी, 12 बजे आपको एक टेस्ट दिया जाता है मैथ्स स्पेशल बैच 2024-25 जो चल रही है, उसमें आज मैथ मॉक टेस्ट नंबर 6 है। मैथ मॉक टेस्ट नंबर 6 है जो आपको दिया गया था, और उसका सलूशन जो है अभी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। और जिन्होंने टेस्ट में भाग लिया था उनके लिए भी अच्छा है, और जिन्होंने नहीं लिया था वो भी क्लास जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए एक प्रैक्टिस का काम करेगी। जो भी अभी तक आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं, एडवांस मैथ हो या अर्थमेटिक हो, उसके फुल कॉन्सेप्ट का रिवीजन है और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस लाए गए हैं आपके लिए, ठीक है। और उसको किस प्रकार से आपको अप्रोच करनी चाहिए, कैसे आपको जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सभी आप जो है इससे सीख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपने इसमें गलतियां की हैं, प्रैक्टिस सीट जिन्होंने सॉल्व की है उनके लिए भी अच्छा है, और जिन्होंने नहीं सॉल्व की है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, या वो चाहे तो टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है पीडीएफ, उससे देखकर सॉल्व करके फिर आप वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, कौन सा सही किया है, या सही किया है तो उसमें क्या अप्रोच आपको रखनी चाहिए थी जो आपने नहीं रखी है कम समय में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका मैथ्स स्पेशल बैच 2024-25, मैथ्स स्पेशल बैच 2024-25, ठीक है। और उसके मैथमेटिक्स में मैथ मॉक टेस्ट नंबर 6 है आज, और 5 तक का सोल्यूशन आपको मिल गया है। डेली आपको 7 बजे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि x तथा y एक प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि x प्लस वाई 2017 है, तो -1 की पावर x और -1 की पावर y की जो है का मान क्या है, ठीक है। तो कुल मिला के बेसिकली ये पूछना चाह रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू दिया गया है और -1 की पावर x प्लस का -1 की पावर y का मान आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो एक चीज आप समझिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाले मॉक टेस्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, और इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट पे है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इवन नंबर जो होते हैं, इवन, ठीक है, कोई भी इवन नंबर हो, इवन और जब भी ऑड जुड़ता है, ऑड, तो ये हमेशा क्या बनाता है, ये हमेशा ऑड बनाता है। अगर कोई इवन नंबर, इवन प्लस इवन अगर आपको कहीं पर जुड़ता है इवन, तो ये क्या बनाता है, ये इवन बनाता है, ठीक है। लेकिन जब इवन और ऑड जुड़ता है तो ऑड बनाता है। अगर कोई दो संख्याएं ऑड हैं, ऑड, दोनों संख्याएं ऑड संख्याएं यानी कि विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो ये ऑड बनाता है, ऑड इवन। ये दो ऑड संख्याएं अगर आप आपस में जुड़ती हैं तो इवन नंबर बनाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या जुड़ेगी तो विषम संख्या बनेगी, और जब भी एक सम संख्या और दो सम संख्याएं आपस में जुड़ेंगी तो एक सम संख्या बनेगी, और दो अगर विषम संख्याएं जुड़ती हैं तो ये क्या बनाता है, एक विषम जो है सम संख्या बनाता है। यानी कि अगर इस पे हम अब सम संख्या की जगह पे 2 ले लें और प्लस का एक विषम संख्या 3 ले लें, तो इनका योग हमेशा एक विषम होगा, यानी कि 3 2 5 होगा, ठीक है। अगर सम की बात करें, यहाँ पर 2 ले लें, यहाँ पर 4 ले लें, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6, यानी कि सम संख्या प्राप्त होगी दो इवन जोड़ने पर। अगर और ले लें, एक 3 ले लें विषम संख्या और एक ले लें विषम संख्या 5, तो 5 3 8 जोड़ने पर 8 आता है, 8 एक सम संख्या, ठीक है। बेसिकली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका प्रयोग होगा। कैसे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना बड़ी बात होती है कि किस प्रकार से आप क्वेश्चनों में इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको दिख गया है x प्लस वाई 2017 है। एक चीज देखा, 2017 आपका क्या है, 2017 की बात करें तो ये ऑड संख्या है, ऑड संख्या है, ये ऑड है यानी कि विषम संख्या है। इसकी बात करें तो ये क्या है, ये आपकी क्या है, विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ऑड संख्या है 2017। यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि इसमें से एक संख्या इवन होगी तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या ऑड होगी। एक बात हमको क्लियर हो गई कि x अगर इवन है तो y ऑड है, अगर y इवन है तो x ऑड है। ऐसे कंडीशन में आप एक चीज जानते हैं, -1 की पावर अगर इवन होगी, इवन होगी तो ये क्या बनाएगा, +1 बनाएगा, और -1 की पावर अगर ऑड संख्या होगी, विषम संख्या होगी, तो ये बनाएगा -1। ये आपको क्लियर हुआ। x को अगर हम सम मान लेते हैं तो ये बन जाएगा प्लस का 1, और अगर y को हम विषम मान लेते हैं, विषम, तो ये बन जाएगा -1, और प्लस और -1 जब भी जुड़ता है तो हमेशा क्या बनाता है, 0। इस प्रकार से आपका विकल्प से सही आंसर हुआ। पहले क्वेश्चन का ये राइट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने पर कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, हाउ मेनी डिजिट्स इन ऑल आर
रिक्वायर्ड टू राइट अ नंबर ऑफ फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, 1 से 50 तक जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं उसमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। एक चीज आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की बात करें, 1 से लेकर 9 तक की बात करें तो सिंगल डिजिट नंबर है, यानी कि टोटल यहां पर अंकों की संख्या की बात करें तो 9 डिजिट होगा, 9 डिजिट होगा 1 से 9 तक। ठीक है, दूसरी चीज बात करें 10 से लेकर 50 तक, ये सब डबल डिजिट के अंक हैं। एक चीज बताइए कि आप 11 12 13 14 50 तक जाएंगे तो यानी कि अगर 50 में से आप 50 में से 10 घटा रहे हैं तो पूरा टोटल कितनी आ रही है, 40 संख्याएं आ रही हैं। लेकिन ये 10 वाली संख्या भी तो डबल में इंक्लूड होगी, तो 40 प्लस का 1 यानी कि 41। टोटल संख्याएं कितनी है, 41 हैं 10 से 50 के बीच में 41 संख्याएं हैं और सब डबल डिजिट की संख्याएं हैं, यानी कि 41 इंटू 2, एक संख्या बनाने के लिए 2 डिजिट लगेगी तो 41 इंटू 2 ये टोटल 82 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर 82 डिजिट, यानी कि आप 1 से 9 तक जब लिखेंगे तो 9 डिजिट लगेगी और 10 से 50 तक 82 डिजिट लगेगी, और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 82 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा, 91 डिजिट की टोटल आवश्यकता होगी 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू द 6806212 टू मेक ए द सम ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट आपका निकल सके वही होती है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। यानी कि पूर्ण वर्ग की बात करें, अगर जैसे 25 है, 25 में 25 से गुणा हो रहा है, कितना बन रहा है 625, यानी कि 625 क्या है आपके, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 25 आपका वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो एक एक्यूरेट वैल्यू आएगी, यानी कि डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी, पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि इसमें क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर आप ट्रेडिशनल से फॉलो करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस चलेगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की आपको मैं एक दो रूल बता देता हूं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई भी हो, कोई भी आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया जाता है, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया जाता है तो अगर उसको 9 से डिवाइड किया जाता है, पहली बात 2-3 चीजें आप याद रख लीजिए कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया जाएगा, पहला रूल नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बता देता हूं। पहला रूल क्या होता है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग की जो लास्ट डिजिट होती है उसके बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर जैसे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी कि जो भी डिजिट्स होंगी, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 81 बन सकती है। 10 का 100 होता है, डबल जीरो लास्ट में बन सकता है, लास्ट 2 डिजिट। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 बन सकता है लास्ट का 2 अंक। यानी कि 101 से लेकर 24 तक के अंक का जो स्क्वायर होता है उसके जो अंतिम 2 अंक होते हैं उनके समान होना चाहिए जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। यानी कि कहने की बात यह है कि कुल मिला के 1 से 24 तक के स्क्वायर के जितने नंबर होते हैं उनकी लास्ट जो 2 डिजिट होती है, लास्ट 2 डिजिट जो होती है वो आपके जो भी नंबर दिया रहे अगर उसके समान है तभी उसकी पॉसिबिलिटी बनती है पूर्ण वर्ग संख्या बनने की, नहीं तो पूर्ण वर्ग संख्या बनने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज याद है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट अंक, लास्ट 2 अंक इनसे मिल जाते हैं, इनसे मिल जाते हैं, यानी कि अगर मैं कह दूं कि 221 है, अब मैं कह दूं 221 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, आपने कहा कि भाई 11 का स्क्वायर के अंत में 21 आता है, इसमें भी 21 आता है, पूर्ण वर्ग है, नहीं, ये गलत बात है। अगर इसके बीच का नहीं आएगा तब तो श्योर सी बात है कि वो नहीं होगा पूर्ण वर्ग। लेकिन अगर आ गया तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण वर्ग होगा। इसके लिए 3-4 कैटेगराइजेशन इसीलिए बनाई गई है कि अगर 1 से 24 तक के अंतिम 2 अंक स्क्वायर करने पर मिल रहा है तो पूर्ण वर्ग होने की संभावना बनती है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली नहीं होगा। यानी कि अगर यहां पर 21 आ रहा है तो यहां पर 21 आने का मतलब ये नहीं है कि ये सही में पूर्ण वर्ग हो गया। ये पहली कंडीशन को फॉलो कर लिया कि हाँ भाई लास्ट में 1 से 24 तक के वर्ग के आने वाली संख्याओं के जो अंतिम अंक होता है उससे मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके लिए तब दूसरी कंडीशन क्या बनाई गई, दूसरी कंडीशन कहा गया कि भाई साहब जब 9 से डिवाइड करेंगे किसी संख्या को, किसी पूर्ण वर्ग संख्या को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं
ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल की बात करें तो 0, 1 और 4 और 7 आता है। यानी कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा उसमें जब हम 9 से भाग देंगे तो 0, 1 और 4, 7 आता है। ठीक है। यानी कि अगर मान लो मैं ले रहा हूं 625, अब 625 में मैं 9 से भाग देता हूं, 6 2 8 5 13, 13 में जब 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। यानी कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं। जब भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या में 9 से भाग दिया जाएगा तो 0, 1 और 4, 7 के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं बचनी चाहिए। यानी कि अगर 5 बच गया तो इसका मतलब वह पूर्ण वर्ग नहीं है। 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि 0, 1, 4, 7 के बीच में ही वह संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है। और एक चीज और आप यहां पर याद कर सकते हैं, कभी भी लास्ट डिजिट होती है, ठीक है, लास्ट डिजिट जो होती है 2, 3 और 7 और 8 नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका अंतिम अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। यानी कि लास्ट डिजिट किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, जिसको यूनिट डिजिट आप कहते हैं, यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3 और 7 और 8 नहीं होना चाहिए। अगर 2, 3, 7, 8 दिया है, लास्ट अंक दिया है, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिए ये सब जो ऑप्शंस होते हैं ना, इन्हीं के माध्यम से हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है। ठीक है, ये 2-3 कंडीशंस है। ठीक है, तो इसी का हम यूज करते हैं अपने पिछले वाले क्वेश्चन में। पिछला वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पिछला वाला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। एक चीज आप यहां पर नोटिस करिए, इसमें कुछ जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, जोड़ने की अगर बात कर रहा है तो एक चीज यहां पर देख सकते हैं, 8 6 14 होता है, 14 6 20 होता है और 20 2 22 1 23, यानी कि 23 बन रहा है, 23। ठीक है, 23 में जब भी हम 9 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 आ रहा है, 9 दूनी 18 यानी 5 आ रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 0 बना सकते हैं। देखिए 8 6 14 हुआ, 14 6 20 हुआ, 2 22 1 23 हुआ, 23 हुआ। अब इसने कहा न्यूनतम क्या जोड़ा जाए, 23 में 9 से भाग दिया तो 5 शेषफल बचा। लेकिन हमको पता है, हमने यहां पीछे पढ़ा था, आगे यहां पर हमने देखा था नेक्स्ट स्लाइड पे, कि कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित किया जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या जो है, तो उसमें 0, 1 या 4 या 7 बचना चाहिए, यानी कि 5 नहीं बचना चाहिए। यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। अगर आप इसमें क्या जोड़े कि हमको इसे 0, 1, 4 या 7 में से कोई संख्या प्राप्त हो जाए, तो निम्नतम के लिए बात की गई थी। तो सबसे छोटा हमको लग रहा है कि हमको 0 बना ले। अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना, 9, और 9 में जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यानी कि सबसे निम्नतम संख्या हम क्या कर सकते हैं, हम 4 को जोड़ सकते हैं। 4 जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इससे बेस्ट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता है, मुझे लगता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 6 की पावर 256 माइनस 4 की पावर 256 का यूनिट अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। आपको मैंने कल भी बताया था कि 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होता है। ठीक है, और माइनस की बात करें, बाकी ये 4 की बात करें, 4 में आपको 2 केस पढ़ा था आपने। 4 की पावर अगर इवन होगी तो 6 आएगा। अगर 4 की पावर ऑड होगी, ऑड संख्या यानी विषम संख्या होगी, तो ये 4 आता है इकाई के अंक में। 256 क्या है, 256 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यानी कि यूनिट डिजिट 6 आएगी। 6 में से 6 गया 0, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि संख्या 15 फैक्टोरियल है अपॉन 100 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले हमको क्या करना, हमको 15 फैक्टोरियल में तो हमको पता है 0 आएगा, लेकिन कितने 0 आएंगे ये हमको नहीं पता है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इस 100 को खत्म करते हैं। ठीक है, 100 को खत्म करते हैं, जिससे 100 जीरो, दो जीरो हटा देंगे, उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि 0। क्योंकि अभी मान लीजिए कि दिया होता 5 फैक्टोरियल दिया होता, ठीक है, और बटे 100 कर देता, और हमसे पूछता है यूनिट डिजिट। क्योंकि हमको पता है कि 120 है,
अब 120 है, 120 में अब 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे तो 1.2 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फैक्टोरियल 5/100 का जो है यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, वैसे तो हमको पता है 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होता है सबका यूनिट डिजिट 0 होता है, लेकिन यहाँ पर भाग देने की बात की गई थी। तो सबसे पहले हम 100 को रिमूव करेंगे। 100 से रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 15 मैंने लिखा, 15 फैक्टोरियल को 15 लिख सकते हैं, गुणे 14 लिख सकते हैं, गुणे 13 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम आगे डॉट डॉट, और यहाँ पर बीच में आपको 10 मिलेगा। ठीक है, डॉट डॉट फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल, बटे 100 है, बटे आपका 100 है। एक चीज हमको देखा कि भाई साहब 10, ये 10 मैं काट दूं, कट गया। अब एक जीरो और काटना है, इसमें से 5 निकल जाएगा, 5 गुणे 3 होता है 15, और इसमें से 2 गुणे 7 14 होता है, 2 गुणे 7 होता है, 5 और 2 का पेयर मिलके 10 बना देगा 10, और ये 10 इस 10 से कट जाएगा, इस 10 से। तो यानी कि अब हमारा ये 100 जीरो हो गया। अब एक चीज बात बताइए, अभी भी हमको मिल सकता है कि नहीं जीरो? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि 10 से जब आएंगे 9 आएगा, 8 आएगा, 7 डॉट डॉट करके, अभी आगे 5 भी तो आएगा, और 2 आपको मिल ही जाएगा, 5 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 0 बन ही जाएगा, क्योंकि मैंने ये 0 रिप्लेस कर दिया है, तो इसलिए 0 से कोई हमको फर्क अब नहीं पड़ेगा। ये और 5 और 2 का पेयर बन जा रहा है, इसलिए इकाइकांक 0 होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, 6 क्या कहना का चाह रहा है, संख्या 146 स्टार 48 में स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ा कौन सा अंक होना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि 8 से विभाजिता। 8 की विभाजिता हम क्या जानते हैं, देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, 2 4 8 16 की विभाजिता कैसे चेक करते हैं। देखिए 2 की पावर 1, ये 2, ठीक है, होता है। 2 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो ये क्या होता है, 4। ठीक है, 2 की पावर हम 3 करते हैं तो ये क्या होता है, 8 होता है। अब 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो ये क्या होता है, 16। अब 2 की कंडीशन बता दें कि लास्ट का, अगर लास्ट वाला अंक 2 से कट रहा है एक अंक, तो ये वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ये 2 का स्क्वायर है, इसलिए लास्ट का दो अंक कट रहा है, तो जो है आपका पूरी संख्या डिविजिबल होगी। 2 की पावर 3 होता है 8, यानी कि लास्ट का 3 अंक अगर कट रहा है तो 8 से वो डिविजिबल होगा। लास्ट की 2 की पावर 4 है, इसलिए 2 की पावर 4 16 होता है, इसलिए लास्ट का 4 अंक अगर जो है कटेगा जो है 16 से, तो वो क्या होगा, वो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। ये होती है 2 की डिविजिबिलिटी का सीक्वेंस। अब 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा, यानी कि 32 डिविजिबल तभी वह संख्या होगी जब उसका लास्ट का 5 अंक जो है 32 से कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। अब इसमें कहा था 8 की माने लास्ट का 3 अंक, हमने यहाँ देखा 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, यानी कि लास्ट का 3 अंक, यानी कि इससे तो कोई मतलब हमको है नहीं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये वाली जो संख्या है, ये वाली, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ये लास्ट का 3 अंक से मतलब है। लास्ट की 3 अंक की बात करें तो एक चीज हमको दिखा कि 48 से कट जाएगा, 8 6 का 48 कट जाएगा, यानी कि इस वाली संख्या पर कुछ ऐसा ला दें कि जो कि 8 से डिविजिबल हो, प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा, सबसे बड़ा अंक कौन है। वैसे तो स्टार के स्थान पर अगर मैं 0 ला दूं, यहाँ पर 0 तब भी 48 अगर पूरा कट रहा है तब भी ये पूरे संख्या कटेगी भाई। 0 से 0, 8 0 से 0, 8 6 48। ठीक है, 8 पे भी कटेगा। 2 की बात करूं तो 2 पे नहीं कटेगा। 9 की बात करूं तो 9 पे नहीं कटेगा। 8 बचा, 8 सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि जो है आपका कटेगा, 848 बन जाएगा, 848 बन जाएगा, 848 बन जाएगा, बटे 8 करेंगे तो 8 1 8 हो जाएगा, और 48 ये पहले से कट रहा था, 8 6 48 हो जाएगा, यानी कि 106 आपका आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के 8 अगर स्टार के स्थान पे होगा तो यह संख्या 8 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, यानी कि विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांक का गुणनफल 7 की पावर n विभाजित किया जाए तो n के पूर्णांक है, तो n का बड़ा संभव मान क्या होगा। यानी कि ये अधिकतम पावर की बात कर रहा है, मैक्स पावर। ये किसकी बात कर रहा है, मैक्स पावर, अधिकतम घात। ये अधिकतम घात की बात कर रहा है। अधिकतम घात कितना होगी, पहले 50 धनात्मक क्रमिक संख्याओं के पूर्णांकों के गुणनफल में। यानी कि फैक्टोरियल, अगर कहीं फैक्टोरियल p दिया है, फैक्टोरियल p,
इसमें अगर हमको पावर निकालना होता है किसी भी संख्या की, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम भाग देते हैं, जो कि रिमाइंडर से हमको मतलब नहीं, जो भी कोसेंट आता है फिर उस कोसेंट को लिखते हैं, फिर उस कोसेंट में उस संख्या से फिर भाग देते हैं, फिर जो भी प्रोडक्ट आता है उसको जोड़ लेते हैं, वही उसका अधिकतम घात होता है। अधिकतम घात के केस में ऐसे आप इसका अधिकतम घात निकाल सकते हैं। बाकी बेसिक्स के क्लास में जब आप कॉन्सेप्ट बताया होगा गया होगा, तब उस समय आपको पूर्णतः बताया गया होगा किस प्रकार से यह निकलता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि सबसे आसान तरीका होता है, एक तरीका तो ऐसे हो सकता है कि ऐसे 50 में आप 7 से भाग दें, कितना है 7 7 49। ठीक है, अभी 7 में एक बार भाग और चला जाएगा, 7 से 7 में 1, अब ये 7 और 1 जोड़ दिया 8 हो गया, यही 8 आपका करेक्ट आंसर हुआ। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर 50 लिखिए, 7 से भाग दीजिए, 7 7 49, फिर 7 से दीजिए 7 1 के 7, ये दोनों जो आया वही जोड़ दीजिए 7 1 8, यही 8 आपका करेक्ट आंसर हुआ। यानी कि n की वैल्यू 7 हुई, 7 की अधिकतम घात क्या हुई, जो है 50 फैक्टोरियल में n की वैल्यू 8 हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 अंकों वाली संख्या 479 x y z 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये y भागे z भागे x का मान बराबर होगा। If the 6-digit number 479xyz is exactly divisible by 7, 11 and 13, then what is the value of y plus z और divided by x is equal to, ठीक है, कितनी वैल्यू है इसकी। ठीक है, यही पूछना चाह रहा है। मैंने आपको कल ही कंडीशन बताया था, 101 की कंडीशन मैंने आपको पिछले वाले टेस्ट में बताई थी, 1001 की कंडीशन बताई थी, आपको 10 10 और 1 की कंडीशन, ये तीनों कंडीशन मैंने आपको कल बताया था। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 7 11 और 13 का गुणनफल कितना होता है, ये 1001 होता है। 7 और 11 और 13 का गुणनफल कितना होता है, 1001 होता है। तो एक चीज समझ में आ गई, 1001 के केस में मैंने क्या बताया था, 3 बार रिपीटेशन होता है, ए बी सी 3 का रिपीटेशन होता है, यानी कि एक्स वाई जेड यहाँ दिया है तो एक्स वाई जेड यहाँ भी होगा, एक्स वाई जेड यहाँ भी होगा। तो यहाँ से हमको वैल्यू प्राप्त हो गई, एक्स बराबर कितना हुआ 4, वाई बराबर कितना हुआ 7 और जेड बराबर कितना हुआ, जेड बराबर हुआ 9। ये वाली कंडीशन मैंने कल आपको बताई थी, कल वाले क्लास में बताई थी कि जब किसी एबीसी संख्या में 1001 से गुणा होता है तो वो संख्या बन जाती है एबीसी, और एबीसी यानी कि 3 बार रिपीटेशन होता है। उस प्रकार से हमने दिख गया कि एक्स 4 7 9 था और एक्स वाई जेड, तो यानी कि एक्स वाई जेड ए भी होगी, तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू 9 प्राप्त हो गई। अब जो इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन पे हम आते हैं और उस इक्वेशन के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन पे हम आ जाए, इक्वेशन ये क्या कहना चाह रहा था, x प्लस का y भागे z, ये पूछना चाह रहा था x की y की वैल्यू हमको कितनी पता है, y की वैल्यू हमको यहाँ से पता है 7, ठीक है, और प्लस का z की वैल्यू हमको कितनी पता है 9 है, और डिवाइडेड बाई x की वैल्यू कितनी दी है 4। ठीक है, अब यहाँ से आप कर सकते हैं 9 7 16 16 और डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, अगर 4 से डिवाइड करेंगे 16 को तो कितना आएगा 4, यानी कि आपका 4 करेक्ट इसका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 129 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। अब देखिए एक चीज आपको बता दें, फैक्टोरियल में कभी भी जब हम जीरो फाइंड करते हैं तो हम 2 की घात कभी नहीं चेक करते हैं। आपको पता है 5 और 2 के पेयर पर डिपेंड करता है जीरो, लेकिन हम कभी भी 2 की पावर नहीं चेक करते हैं, क्योंकि किसी भी फैक्टोरियल में 2 की घात हमेशा ज्यादा आएगी 5 से, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है। जो भी बड़ी संख्या रहेगी उसकी घात कम आएगी किसी भी फैक्टोरियल में, और जो छोटी संख्या रहेगी उसकी घात ज्यादा आएगी। तो मिनिमम जो पावर वाली, जो मिनिमम घात वाली संख्या होती है, उतना ही आपका जो है, जितना उसका मिनिमम घात होता है उतना ही जोड़ा बनता है। जब उतना ही पेयर बनेगा, पेयर ही उतना बनेगा, तो जीरो भी उतना ही बनेगा। तो इस केस में हम 5 की पावर इसमें मैक्सिमम पावर निकाल लेते हैं। अधिकतम घात 5 की कितनी होगी, 129, जैसे आपको बताया मैंने 129 लिखिए, 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10 होता है, 10 हुआ, उसका 2 बचा 29 हुआ, तो 5 24 5 पचे 25, 5 पचे 25 ही गया, 6 जाएगा नहीं, फिर 5 से भाग दें, 5 पचे 25 हो गया, ठीक, और फिर 5 से भाग देंगे, 5 1 5 हो गया, यानी कि पूरा कट गया। अब इसको हम आप जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया 25 का प्लस का 5
और प्लस का 1, 25, 5, 30 और 1, 31, यानी कि कुल मिला के 31 जीरो बनेंगे। 5 की पावर 31 बनेगी, तो यानी कि 31 जोड़ा बनेगा। 31 जोड़ा बनेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? 31, यानी कि 129 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या की बात करें तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 196, 98, 200 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल में दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, इनको कुल मिला के बताया गया कि सबको संख्या को अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा। एक चीज हमको दिख रहा है, सब में 2 2 2 है। हम क्या करें, पूरे को हम कॉमन कर सकते हैं। अगर इसको हम 2 से 2 इसमें से कॉमन करें तो ये 2 भाग दें तो कितना बचेगा? 100 बचेगा, यानी कि टोटल 100 संख्याएं हैं। ठीक है, एक यहाँ पर 2 से भाग दें तो 1, यानी 1 से लेकर 100 तक संख्या है। हम ऐसा करें, सब में से 2 निकल रहा है, इसमें से 2 निकल रहा है, इसमें से 2 निकल रहा है, इसमें से 2 निकल रहा है, तो कुल मिला के 100 200 100 संख्या में 2 निकलेगा, यानी कि 2 की पावर 100। पूरा कॉमन ले लिया हमने, सब में से 2 2 1 1 2 निकाला तो कुल मिला के 100 संख्या है, तो 2 की पावर 100 बाहर आ गई। ठीक है, अगर 2 की पावर 100 बाहर आ गई तो आपको बचेगा कितना? 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, यानी कि ये क्रम आपका रहेगा 4 बचा, 5 बचा, तो यानी कि काउंटिंग हो गई 1 2 डॉट 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 3 3 3 3 और 100 तक आ गया। ठीक है, अब आपको पता है 1 से लेकर 2 3 अगर सबको क्रमिक रूप से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको 100 फैक्टोरियल कहते हैं, यानी कि 2 की पावर 100 गुणे 100 की फैक्टोरियल। एक चीज बताइएगा, 2 की पावर तो बहुत ज्यादा है, अब हमको निकालना क्या है? बेसिकली हमको 5 की पावर निकालना है कि 5 की पावर कितनी होगी। 5 की पावर जो होगी वही उतने पेयर बनेंगे, 2 की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। अब 5 की बात करें तो 100 फैक्टोरियल में 5 निकाल लेते हैं, 5 20 जा 100 और 5 चौक 20। अब 4 भाग तो जाएगा नहीं, अब 20 और 4 कितना हुआ? 24, यानी कि 5 की पावर 24 आई 100 फैक्टोरियल में, यानी कि कुल मिला के 24 जोड़ा बनेगा। 24 जोड़ा बनेगा तो नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो 24 हो गए, यानी कि शून्यों की संख्या की बात करें तो शून्यों की संख्या भी 24 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका डन हुआ, यानी कि यहां पर आपका अर्थमेटिक पार्ट खत्म होता है। अब आपका एडवांस मैथ शुरू होता है। अर्थमेटिक में इतने क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, अर्थमेटिक का पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आपकी बात आती है एडवांस मैथ की। अब एडवांस मैथ के आप 10 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये एडवांस मैथ का टॉपिक है। एडवांस मैथ में आपको जो जो टॉपिक पढ़ाया गया है, जो जो का मतलब ये है कि आपको पॉइंट, लाइन, एंगल पढ़ाया गया है और आपको ट्रायंगल पढ़ाया गया है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया गया है और सर्कल पढ़ाया गया है। तो उसी के आधार पर आपको उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं और उन्हीं के प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी की। ए बी और ये सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। एक्स का मान क्या होगा? एक चीज हमको दिख रही है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये भी देखिए, ये 132 है, यानी कि दो अगर पैरेलल लाइन होता है उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इन दोनों का इनर पार्ट का मैंने कल भी बताया था, इनका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 132 है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 180 में से 132 घटा दो, जितना आएगा वही होगा। 132 में से अगर 180 घटाएंगे, 8 जोड़ेंगे तो 140 होगा। 140 और 40 यानी कि 48 डिग्री। 48 डिग्री आपका ये वाला एंगल हुआ। ये यहां से लेकर यहां तक का एंगल 48 हुआ। और ये पूरी एंगल की बात करें, ये पूरा एंगल 148 डिग्री है और इतना 48 है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें ये वाला इतना क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब ये पूरा 148 डिग्री था और इतना जो है ये जो है 48 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल क्या होगा? 100 डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज और भी आप समझ सकते हैं, अगर ये 100 डिग्री है, मैं इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, ऐसे बढ़ा लूं, ये लाइन जो आ रही थी पैरेलल, इसको आगे मैंने बढ़ा लिया। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी तो एक रूल है कि जब यहां पर एकांतर कोण से ये वाला कोण दिया हो या ये दिया हो तो ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी एंगल 100 डिग्री होगी, ये भी 100 डिग्री होगा, यहां भी 100 डिग्री हुआ। अब एक चीज और दिख गई कि आपको ऐसे अगर कोई काटा हो, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल जितना रहता है ये भी एंगल उतना रहता है, ये एंगल जितना रहेगा ये भी इतना रहेगा, यानी कि अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, ये भी 100 डिग्री होगा। और ये इसी की वैल्यू पूछे थे x, तो यही x होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी? 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है।
ABC का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है और DEF का क्षेत्रफल 49 सेमी स्क्वायर है। यदि ट्रायंगल ABC का शीर्ष लंब एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है तो DEF का संगत शीर्ष लंब क्या होगा? इसने कहा ABC है, DEF समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ABC 100 सेमी स्क्वायर है और DEF, एक चीज बताइएगा, समरूप त्रिभुज में जब कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है, मान लो AD और BC है, ठीक है, AD BC, और यही इनके हाइट यानी कि H1 अपना H2 और यही इनके मीडियन M1 M2, इन सभी का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। चाहे वो मीडियन हो, चाहे हाइट हो, चाहे उसका शीर्ष लंब हो या उसकी भुजा हो, इनका क्या होता है? आपस में जो है अनुपात बराबर होता है, यानी कि ये समान अनुपात में होते हैं। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है? इनका स्क्वायर होता है। चाहे वो हाइट हो, चाहे वो साइड हो, चाहे जो हो, उनका स्क्वायर होता है हाइट और उसका जो है एरिया जो होता है, ये अपना हाइट हो या मीडियन हो या साइड हो, ये क्योंकि हाइट, मीडियन और जो साइड होता है ये आपस में समान अनुपात में होते हैं या समान जो है पार्ट में होते हैं, तो इनका जो स्क्वायर होता है वही इनका क्या होता है? समान क्षेत्रफल होता है। इनका क्षेत्रफल, इनका अगर वर्ग कर दिया जाए, इनके साइड का वर्ग कर लिया जाए तो वही इनके एरिया का अनुपात होता है। ठीक है, तो अब एरिया का अनुपात तो हमको पता था, हमको क्वेश्चन में एरिया का अनुपात दिया गया था, और एरिया का अनुपात अगर हमको क्वेश्चन में दिया गया है, हमको शीर्ष लंब का यानी कि हाइट का जो है निकालना है अनुपात, तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं। हमको पता है कि जो एरिया का होता है, एरिया का एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, ठीक है, एरिया ऑफ 2, ये क्या होता है? H1 अपॉन H2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। यहां से एक चीज हमको पता चल गई कि H1 अपॉन H2 ये क्या होगा? अंडर रूट में एरिया ऑफ 1, पहले की एरिया कितनी है? 100, ठीक है, दूसरे की एरिया कितनी है? 49, यानी कि अंडर रूट में ये हो गया H1 H2। इसको करेंगे 100 को अंडर रूट में 10 आ जाएगा, और 7 7 49 होता है, यानी कि 7 बाहर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, 10 अनुपात 7 का अनुपात होगा। अब एक चीज बताया गया है कि ABC यानी कि पहले वाले का 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इस 10 की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अगर इस 10 की 5 है तो इस 7 का पूछा है, 7 का, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 1/2 हो रहा है, यानी आधा हो रहा है। 10 का आधा 5 हुआ, तो 7 का भी हम आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो कितना हुआ? 3.5। यही आपका करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः बिंदु F और E इस प्रकार हैं कि FEBC तथा FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। AD लंब है BC पर और AD बिंदु G पर FE पर काटती है, तो GD और AG का रेशियो क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर हम एक, जैसे ये बोला है उस प्रकार से हम एक त्रिभुज ड्रा करते हैं, फिर हम देखते हैं ये पूछना क्या चाह रहा है। सबसे पहले ABC की बात किया इसने, और हम ABC बना लेते हैं त्रिभुज A, B और C। ये ABC एक त्रिभुज हुआ, ठीक है। इसने क्या कहा? AB और AC भुजाओं पर क्रमशः F और E बिंदु है, AB और AC, यानी कि यहां पर एक कोई बिंदु F है और यहां पर कोई एक बिंदु E है, ठीक। और आगे क्या कहा? इस प्रकार है कि FE पैरेलल BC, यानी कि FE ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? समांतर है। ये दोनों आपस में समांतर है, यानी कि पैरेलल है। अब बात करते हैं आगे क्या कहा इसने कि त्रिभुज को समान क्षेत्रों वाले दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल इस वाले भाग का, यानी कि चतुर्भुज BCEF, यानी कि ये आप यहां पर देख सकते हैं चतुर्भुज BC और FE ये एक हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो त्रिभुज है इसका भी क्षेत्रफल एक होगा, क्योंकि इसने कहा है कि दो पार्टों में इसको डिवाइड करती है, यानी कि इसका क्षेत्रफल अगर एक है तो इसका भी क्षेत्रफल एक होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका कुल मिला के यहां पर आप देखा कि इसने कहा कि दोनों को समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, यानी कि इसका क्षेत्रफल एक हुआ तो सेकंड वाले का भी, सेकंड पार्ट का भी क्षेत्रफल एक हुआ, दोनों का क्षेत्रफल एक एक हुआ है, ठीक है, समान क्षेत्रफल। अब इसने कहा AD लंब है BC पर, यानी कि हम यहां से एक रेखा खींच सकते हैं। इसने कहा कि AD लंब है BC पर, यानी A से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, A और D यहां पर, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट D है, AD लंब है
BC पर लंब है, ठीक है। और AD बिंदु G पर FE को काटती है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोल रहा है कि G पॉइंट है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, FE को काटता है। GD और AG का अनुपात, यानी कि ये इसका और इसका जो है अनुपात आपको बताना है। एक चीज आपको देखिए कि ये जो ये पूरा है, ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन ये है। कल मैंने बताया था कि ये दो पैरेलल लाइन यहां संगत कोण आपस में ये बराबर होंगे, ये संगत कोण से, जो पैरेलल लाइन है एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन एक है पैरेलल लाइन पे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा, यहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दोनों संगत कोण से आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार ये वाला इसके बराबर होगा, और तीसरा ये उभयनिष्ठ ही है, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि त्रिभुज AFE F और E ये समरूप होगा किसका, बड़े वाले त्रिभुज का, त्रिभुज ABC। ये हम कह सकते हैं कि छोटा वाला जो त्रिभुज है ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, यानी कि सिमिलर है, ठीक है। अब एक चीज ये बताइएगा, इसके भुजाओं का अनुपात और इसका एरिया का अनुपात दिया है। अब हमको पता है कि अभी मैंने बताया कि जो एरिया का अनुपात होता है वो भुजाओं का भुजा की बात करें तो अगर मैं पहले बड़े वाले की लेता हूं AD और छोटे वाले की भुजा क्या है A और G, ठीक है, A और G, AG, ये इनका वर्ग जो होता है, इनका स्क्वायर जो होता है वो उनके किसका, उनके जो है क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। अब ये बताइए छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो एक है इसका क्षेत्रफल, इसका एक है, और बड़े इसकी बात करें इस पार्ट की, इसकी भी एक है। अगर बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, बड़ा वाला त्रिभुज तो पूरा है, तो बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो बड़े वाले त्रिभुज की क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी कि बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 2, और छोटे वाले का 1 हुआ, 2:1 हुआ। अब यहां से हम एक चीज पा सकते हैं कि AD और AG का अनुपात कितना हुआ, AG का इधर स्क्वायर उधर जाएगा रूट हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक चीज हम अगर यहां पर माइनस कर दें, अगर हम करना चाहें तो इसको अगर हम माइनस कर दें, तो माइनस अगर दोनों तरफ हम करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर इसमें से -1 करें, -1, यानी कि ये हो जाएगा AD, और जब हम LCM लेंगे यानी कि यहां पर अगर हम -1 ऐड करते हैं और इधर भी -1 करते हैं तो क्या होगा, ये AG जाके यहां जुड़ा होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं AD माइनस का AG और बटे AG, यही लिख सकते हैं -1 करने पर। और इधर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा और माइनस का 1/1 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब एक चीज हमको पता है, AD ये बड़ी वाली भुजा है AD, इसमें से AG अगर हम घटा दें, ये घटा दें तो बचेगा क्या, यही GD तो बचेगा भाई। जब ये बड़ी भुजा में से ये वाली भुजा घटा दोगे इतने तो बचेगा, इतने तो यानी कि GD हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, G और D, और बटे नीचे AG है, ये है AG, और ये क्या हो सकता है, रूट में 2 माइनस का 1/1। और हमसे पूछा क्या था, हमसे यही पूछा था GD और AG का अनुपात क्या होगा, तो GD और AG का अनुपात क्या होगा, √2 - 1/1, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आशा करता हूं पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से किया गया, क्योंकि मेन चीज थी उसमें सिमिलर प्रूव करना, किस प्रकार से सिमिलर उसको हम प्रूव कर सकते हैं, उसी आधार पे वो रेशियो निकाला गया, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो त्रिभुज ABC में ये B और C के समविभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। यदि BOC 122 डिग्री है तो A की माप क्या होगी, यानी कि आपके पास कोई भी, ये आपका एक त्रिभुज हुआ A, B और C, इसके समविभाजक B और C के समविभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। यहां पर O है, यहां पर मिलते हैं, दोनों के ये क्या है, कोणों के समद्विभाजक हैं, और जो कोणों के समद्विभाजक होते हैं यही क्या बनाते हैं, अंतः केंद्र बनाते हैं, अंतः केंद्र बनाते हैं, यानी कि इन सर्कल बनाते हैं, इन सर्कल इन रेडियस बनाते हैं, इन सेंटर बनाते हैं, इन सेंटर बनाते हैं, जिसको आप इन सेंटर का अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र बनाते हैं, यानी कि ओ जो कटान बिंदु है ये अंतः केंद्र है, और इसकी वैल्यू हमको BOC के 122 डिग्री दी गई है, 122 डिग्री दी गई है। अब हमसे पूछ क्या लिया, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू पूछ गया। हमको पता है जब भी कभी भी इन सर्कल की बात आती है, इन रेडियस की, जब इन सेंटर बनता है, इन रेडियस बनती है, उस कंडीशन में
ओ जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, इन सेंटर होता है। इन सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वो अपने जो अपोजिट साइड में बनता है एंगल, यानी कि ये BOC और ये जो A है, यानी कि यहां पर आप 90 में प्लस का A/2 कर देंगे तो वही होता है। ठीक है, यानी कि जो एक इन सेंटर पे बनने वाला एंगल अपने अपोजिट में जो यहाँ पर एंगल होता है इसका आधा और 90 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। एक चीज हमको यहाँ पर √A/2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 90 इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 122 डिग्री माइनस का 90 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 32 डिग्री, 32 डिग्री हो गया। ठीक है, 32 डिग्री। लेकिन √A/2 की वैल्यू है एंगल A/2 की वैल्यू है, यानी कि एंगल A की बात करें, एंगल A क्या होगा, ये 2 से इधर भाग दे रहा है, इधर जाएगा गुणा होगा, यानी कि 32 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 64 डिग्री, यानी कि आपका एंगल A कितना होगा 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका डन हुआ। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समभुज त्रिभुज के लिए आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। आपको बता दें, कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में एक जैसे मान लो एक सर्कम सर्कल हुआ, ठीक है, एक इन सर्कल हुआ, तो इसकी जो इसका जो यहाँ सेंटर हुआ, ये जो त्रिज्या है ये R हुई, और ये इससे ये जो है ये कैपिटल R हुई। तो समबाहु त्रिभुज के केस में स्मॉल r जो होता है, यानी कि इन रेडियस, ये इन रेडियस, ये क्या है आपका इन रेडियस है, माने इन रेडियस, ये आपका इन रेडियस है। ठीक है, ये अंतः त्रिज्या है। अंतः त्रिज्या हमेशा भुजा, अगर ये जो ट्रायंगल है इसकी भुजा समबाहुभुज है, सब ए तीनों भुजा इसकी होगी, तो ये क्या होता है A/2√3 होता है, A/2√3 होता है। और अगर सरकम रेडियस की बात करें, यानी परित्रिज्या की बात करें, कैपिटल R, इसकी वैल्यू होती है A/√3 होता है, √3 होता है। अब अनुपात क्या पूछा था कि आंतरिक त्रिज्या, यानी कि इन रेडियस का पूछा था, यानी कि A/2√3 अनुपात किसका पूछा था कि बाह्य त्रिज्या मतलब सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या पूछा था, A/√3। A से A कैंसिल हुआ, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 उधर जाएगा और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ 2 उधर जाएगा 2, यानी कि 1:2 में होगा। ठीक है, 1:2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये आप याद कर सकते हैं कि कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा उसका जो इन रेडियस होता है A/2√3 होता है, और जो R होता है कैपिटल R सरकम रेडियस यानी कि बाह्य त्रिज्या, वो A/√3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है यदि AB बराबर 8 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, CD बराबर 6 सेमी, AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम एक बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहां पर हम बना लेते हैं एक वृत्त। ठीक है, वृत्त। अब इसने क्या कहा, चतुर्भुज है, तो भाई यहां से हमने क्या किया, चतुर्भुज बना लिया। यहां से एक हमने ऐसे चतुर्भुज बना लिया जो इसको टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी टच हुआ है। ठीक, अब इसने क्या कहा, इसने क्या कहा ABCD खींचा गया है, यानी कि अगर हम इसको मान लें A, इसको मान लें B, इसको मान लें C, इसको मान लें D। ठीक है, खींचा गया है। इसने कहा यदि AB बराबर 8 सेमी, AB ये पूरा 8 है, यहां से लेकर यहां तक 8 है। ठीक, और AB 8 है, BC 7 है, ये पूरा क्या है 7 है, 7 है। उसने कहा CD 6 है, ये पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है 6 है। अब उसने पूछा क्या है हमसे, पूछा है AD, ये वाली हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट। एक चीज हमको पता है कि कभी भी जब एक बिंदु से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त पे जा ली जाती है, तो जो स्पर्श रेखाएं होती हैं हमेशा बराबर होती हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये होगा कि नहीं, ये इसके बराबर होगा। अब एक चीज यहां से कंफर्म होती है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का मिलाने के बाद कितना होगा, मिलाने के बाद 7 ही होगा, क्योंकि जब ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है और ये पूरा 7 है, यानी कि अगर इस दोनों पार्ट की बात करें, ये दोनों पार्ट, ये दोनों लाइन यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहां तक, इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा 7 होगा।
ये कंफर्म हुआ। एक चीज, अगर हमको एडी पूछा गया, ये वाला ये इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है, तो एक चीज हम कह सकते हैं, अगर इस वाली पूरी भुजा की हमको लंबाई चाहिए तो हमको इस पार्ट की और इस पार्ट की अगर लंबाई का योग पता चल जाए तो ये वाली भुजा हमको ज्ञात हो सकती है। तो एक बात बताओ, ये पूरी लाइन 6 थी, ये पूरी लाइन कितनी थी, 8 थी, 6 8 14, इन दोनों लाइन का सम कितना था, 14 था, दोनों लाइन ऊपर नीचे। लेकिन यहां से यहां तक की जो लाइन थी और यहां से यहां तक की लाइन, इनका योग कितना था, 7 था। तो बचा क्या था, ये लाइन और ये लाइन बची थी दोनों लाइन के योग में, यानी कि 14 में से अगर हम 7 घटा देते हैं तो ये लाइन और इस लाइन और इस लाइन का योग हमको पता चल जाएगा। तो यानी कि 14 - 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और यही हमको पता है, इसका ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यानी कि यही आपका 7 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, PR तथा QS T पर एक प्रतिच्छेद करते हैं। यदि SPR 40 डिग्री है, PQS 80 डिग्री है, तो PSR का मान क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा एक PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि पहले हम एक सर्कल बना लें, सर्कल बनाया। अब हमने एक PQRS एक मान लो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, PQRS। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया क्या, P, यहाँ पर हमने बनाया Q, यहाँ पर हमने बनाया R, यहाँ पर हमने बनाया S। ठीक है, इसने क्या कहा कि PR तथा QS T पर प्रतिच्छेद करते हैं, PR यानी कि ये बीच में ये इन्होंने जो है विकर्ण खींच दिया, डायगोनल खींच दिया और ये बीच में T पर काटता है। ठीक है, PR और QS T पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब क्या कहा, SPR 40 डिग्री है, SPR यानी कि ये एंगल जो है ये 40 डिग्री है, इसने कहा ये एंगल 40 डिग्री है। अगला क्या कहा, PQS 80 डिग्री है, PQ और S ये वाला भाग क्या है, 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। अब पूछा आपसे क्या है, आपसे पूछा है कि PSR क्या होगा। PSR यानी कि P और S और R, यानी कि ये पूरी एंगल आपसे पूछी गई है। ठीक है, एक चीज हमको बताओ, ये वाला एक जीवा है वृत्त की, और एक वृत्त की जीवा से अंतःखंड में ऐसे बने दो एंगल्स, ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये 40 है और इसी जीवा द्वारा, समान जीवा द्वारा एक और कोण बन रहा है। यहाँ पर समान जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर ये दोनों बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि ये भी आपका क्या होगा, 40 डिग्री होगा। अगर वृत्त की जीवा SR द्वारा दो कोण खींचे गए हैं, दो जीवा पर उसमें परिधि पर दो एंगल बनाए गए हैं, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब एक चीज पता है, यहां से यहां तक 40 है, यहां से यहां तक 80 है, तो यानी कि इस पूरी की, यानी कि R एंगल R और Q और P की बात करें तो ये पूरा कितना हो गया, 80 हो गया और प्लस का 40 हो गया, यानी कि 120 डिग्री ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा क्या है, 120 डिग्री है। अब आपसे पूछा क्या है, RSP पूछा है। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि हम कह सकते हैं R, Q और P और प्लस का ये वाला एंगल RSP, यानी कि R जिसको हम एंगल PSR भी कह सकते हैं, PSR, इनका योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। अब RQP का वैल्यू हमको पता है 120 डिग्री है, तो अगर हमको एंगल PSR निकालना रहे, PSR 180 और इधर से ये वाला एंगल घट जाएगा तो 120 डिग्री घट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यही आपका 60 डिग्री करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक डन हो चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं।
एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी की, एक भुजा AB 24 है, दूसरी भुजा AD 16 है। भुजाओं AB और DC के बीच की दूरी 10 सेमी है। AD तथा BC की भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? हम एक समांतर चतुर्भुज पहले ड्रा कर लेते हैं, क्या ये कहना चाह रहा है फिर देखते हैं। ठीक है, ऐसे बना लिया हमने समांतर चतुर्भुज। अब इसने कहा ABCD एक AB और ये हुआ आपका C और ये हुआ आपका D। ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। इसने कहा AB 24 है, ये भाई 24 है। ठीक, उसने कहा और दूसरी भुजा AD 16 है। AD मतलब ये वाली भुजा 16 है, 16 है। भुजाओं AB और DC की बीच की दूरी, AB और DC की बीच की दूरी यानी कि यहां से आप अगर लंब डालें, बेसिकली ये हाइट है, ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अब क्या कहा कि तदनुसार AD और BC के बीच की दूरी, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि यहां से एक लंब इस पे डाला जाए तो वो कितनी दूरी होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट अगर E मान लिया जाए तो उसे पूछना क्या है, DE की वैल्यू क्या होगी। एक बात आपको पता है कि कभी भी जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आधार होता है, आधार और गुणे ऊंचाई होती है। ठीक है, ऊंचाई होती है, यानी कि बेस इंटू हाइट होती है एरिया। एरिया क्या होता है समांतर चतुर्भुज का? समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब एक चीज आप बताइएगा, अगर आधार गुणे ऊंचाई की बात करें, आधार गुणे ऊंचाई इसकी एरिया हुई। अब एरिया तो हमेशा समांतर चतुर्भुज का सेम ही रहेगा, तो हम एरिया एक बार इसको आधार मान के, AB को मान के आधार, और एक बार CB को आधार मान के हम निकालते हैं। दोनों कंडीशन में एरिया बराबर ही होगा। तो आधार एक बार AB को जब हम मानते हैं, AB को, ठीक है, AB को अगर माने तो 24 इसकी आधार और गुणे ऊंचाई की बात करें, अगर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10, ठीक है, बराबर 10 हुआ, 24 गुणे 10। और यही कंडीशन एरिया तो बराबर ही होगा। एक बार हम इसको आधार मानते हैं BC को, या हम इसको मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात है, हमको AD को हम आधार मान लेते हैं। ठीक है, AD को यहां से अगर हमको दूरी यहीं से हम अगर लंब डालते हैं, ये वाला मान लेते हैं, ये वाला ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो है यहां पर हमको AD की वैल्यू पता है, तो हमको इधर से दूरी निकालना आसान रहेगा, क्योंकि उसके ही हमको दूरी नहीं पता है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, यहां से। अब हमको ई पॉइंट जो यहां पर है, ये ई ना यहां ना रख के यहां कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, इधर क्या होगा आपका, ये होगा बेस, क्या होगा AD। ठीक है, बेस AD होगा। AD की वैल्यू हमको पता है 16, ठीक है, इनटू इसकी हाइट हमको ज्ञात करनी है, यानी BE ज्ञात करनी है, B और E। यहां पर क्या था, B और E ज्ञात करना था। ठीक है, BE। अब यहां से क्या कर सकते हैं, 8 से भाग दें, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक क्या हुआ, 24 हुआ, और 2 से फिर काट दें, 2 पचे 10 हुआ। यानी कि अगर BE की बात करें, BE बराबर कितना होगा, 3 और 5 का गुणा, यानी कि 15। यही 15 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 क्या है क्वेश्चन नंबर, आसमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ABCD में यदि कोई विकर्ण ACBD समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो, ठीक है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ अनइक्वल साइड्स इफ द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देन आपको ऑप्शन दिया गया है क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हम कोई भी बना लेते हैं, एक मान लो कोई भी आसमान भुजा है, जो भी है, ठीक है, एक हम बना लिए चतुर्भुज। अब इसने क्या कहा, विकर्ण AC और BD समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि अगर हम इसको मिला दें और इसको मिला दें तो ये क्या करता है, आपस में समकोण पर काटता है, समकोण पर काटता है। तो ABCD हम मान लो, यहां से बनाया AB और यहाँ पर C और यहाँ पर बनाया हमने D। ठीक है, और यहाँ पर समकोण, यानी कि अगर इस पॉइंट को हम मान लें O, ऊपर ये दोनों काटते हैं और समकोण पर काटते हैं, तो ये सब 90 डिग्री होंगे, जितने हैं 90 डिग्री होंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्या बनेगा इसमें से। एक काम करना, पहले बात तो समकोण त्रिभुज है, इसमें हम पाइथागोरस चारों में लगा सकते हैं, चारों ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर हम इसको माने AB स्क्वायर ए विकर्ण हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर और बराबर कितना होगा, ये क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस का कितना हुआ, OB स्क्वायर। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अगर इस वाली ट्रायंगल को लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये OC स्क्वायर प्लस का OB स्क्वायर। ठीक है,
अब एक बार इसको लेते हैं, अगर हम ये विकर्ण मानते हैं तो सी डी स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में, तो सी डी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ओ सी स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर, ओ और डी स्क्वायर। फिर एक बार ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये लास्ट वाला इधर वाला ट्रायंगल लेते हैं डी ए, तो इसमें कर देंगे हम डी ए स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर। और अगर हम इसको सबको जोड़ देना चाहें, इसको हम जोड़ दें, तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का सी डी स्क्वायर और प्लस का डी ए स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा, इस वाले जोड़ लें। एक चीज हमको दिख रहा है कि सब डबल बार है, ओ ए डबल बार है, ओ ए यहाँ भी है, ओ सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओ बी यहाँ है, ओ डी यहाँ है, यानी कि सब डबल बार है। तो यानी कि दोनों दो बार सब जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का 2 ओ बी, 2 मैंने बाहर ले लिया 2, उसके बाद ओ बी स्क्वायर प्लस का ओ सी स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक चीज हमको पता है ऊपर से, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर क्या होता है, ए बी स्क्वायर होता है। इस पूरे स्थान पर हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 बाहर है, 2 से गुणा भी कर सकते हैं 2ab। यहाँ पर ओ क्या है, ओ सी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर यहां से हम देख सकते हैं ओ सी स्क्वायर और सी ओ डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी डी स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2cd स्क्वायर हो सकता है। और हमको यहाँ पर पता ही था। अब क्या करना है, ए बी स्क्वायर यहां से एक गायब हो जाएगा, तो ये 2 घट जाएगा, मानी घट जाएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी डी अगर घटा दे तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यानी कि हमको बेसिकली प्राप्त क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा बी सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ बी सी स्क्वायर और यहाँ पर डी ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर डी ए स्क्वायर, और वहां पर क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, ये हुआ ना ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। ये कितना, ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए बी स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा सी डी स्क्वायर। ठीक, ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर, यहाँ पर बचा बी सी स्क्वायर, यहाँ डी ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आप तीनों त्रिभुज में बढ़ जाएगा, और 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आप सबको स्क्वायर करके जोड़कर, और इस प्रकार से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 19 क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं, अब 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी एक समलंब है, यहाँ एडी पैरेलल बीसी है, विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर परस्पर काटते हैं। यदि ओ 3 है, सी ओ x-3 है, बी ओ 3 x-19 है, डी ओ x-5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो हम समलंब चतुर्भुज यहाँ बना देते हैं। यह है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसने क्या कहा कि एडी पैरेलल है बीसी के, ए मान लो एडी पैरेलल है ना, तो ए बी सी, अच्छा नहीं यहां से ले रहे हैं, ए इसको ले लें, इसको ले लें बी। ठीक है, बी ये होगा सी और डी। अब ये होगा एडी पैरेलल बीसी। ठीक है, अब क्या, विकर्ण एसी बीडी को एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, विकर्ण ए और डी, विकर्ण बी और डी और ए और सी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, यहाँ पर ऊपर काटते हैं। ठीक है, ऊपर काटते हैं, यहाँ पर ऊपर काटते हैं, तो ऊपर काटे। उसके बाद क्या कहा, ए ओ बराबर, ये ए ओ बराबर ये 3 है। ठीक है, और सी ओ बराबर ये क्या है, x-3 है, x-3 है, और यहाँ पर क्या है, सी ओ के बाद बी ओ 3x-, ये वाला भाग क्या है 3x-19 है। ठीक है, और डी ओ x-5 है, यानी कि ये वाला भाग x-5 है। एक चीज बताइएगा, आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल ए डी और ओ, और यहां पर दिख रहा है बी सी और ओ, ये आपको समरूप नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक चीज दिख रहा है, ये पैरेलल है इसके, यानी कि अगर देखा जाए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक, ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। दोनों लाइन पैरेलल हैं और तिर्यक रेखा काट रही है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं तो बराबर ही होंगे ये दोनों, यानी कि ये अगर देखा जाए तो ट्रायंगल क्या होगा, ए
डी और ओ ये समरूप किसके हुआ? ट्रायंगल बी और ओ, बी ओ और सी के समरूप हुआ। ठीक है, ये समरूप हुआ। अब क्या है, इसकी अनुपातिक भुजाएं हमेशा बराबर होंगी। जब ये समरूप त्रिभुज हो गया, यानी कि अगर देखा जाए ये 3 है, ये 3 है, ये वाली भुजा 3 है, तो ये x माइनस 3 दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की, फिर इस भुजा, इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा आपको दिख जाएगी x माइनस का 5। ठीक है, और ये वाली भुजा कितनी है? 3x माइनस का 19, 3x माइनस का 19। ये हुआ, ये आपके अनुपातिक रूप से बराबर होंगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करें, पहले यहां से 3 से यहां मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 9x माइनस का 19 3 57। ठीक है, बराबर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x से पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक, और 3 से फिर होगा तो माइनस का 3x और प्लस का -3 और 5 का गुणा होगा 15। ठीक है, इतना आया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का ही रहेगा, और -5x और 3 ये दोनों माइनस का 8x हुआ। 8x इधर से 9x अगर हम इधर ले जाते हैं तो इधर क्या होगा? ये भी माइनस का होगा तो 17x हो जाएगा, यानी कि माइनस का 17x हो जाएगा। माइनस का 17x हो गया। यहाँ 15 है और ये 57 है। 15 और 57 यहाँ पर अगर जुड़ जाएंगे, दोनों इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 15 और 57 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 72 बराबर 0। अब ये क्या करना है आपको? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 72 बनाना है, 9 8 में तोड़ दें, 72 को 9 8 में तोड़ सकते हैं, यानी कि माइनस का 9x और माइनस का अगर 8x कर दें, कोई दिक्कत, 9 8 17 हो रहा है। ठीक है, प्लस का 72 बराबर 0। अब यहां से x कॉमन मिल गया तो x माइनस का 9 बचा। यहां पर क्या करें? -8 कॉमन ले लिए, x माइनस का 9 बचा बराबर 0। यहां से दो वैल्यू x की आई, x बराबर हम लिख सकते हैं x बराबर क्या? 8, और x बराबर -9 बराबर 0 होते, x बराबर 9 हो जाएगा, यानी कि 8 और 9 ये दो उत्तर हो सकते हैं इसके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। x का मान x के दो मान हो सकते हैं, या तो 8 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, जो कि आपको टेस्ट नंबर 6 में आपको दिया गया था। डेली आपको 12 बजे प्रोवाइड कर दिया जाता है टेस्ट, और शाम को 7 बजे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और प्रैक्टिस में लगे रहें और बराबर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, ना कि ये टेस्ट ही है सिर्फ। टेस्ट के अलावा इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके रिवीजन के लिए आपको सारे टेस्ट आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।